Hello friends, I'm Prithviraj Singh, your friend discusser. I am here to discuss about oceanography, that is the topic for junior section in VVM state level examination. अब आप में से कुछ बच्चों को पता होगा VVM क्या है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता दूं कि VVM एक इंडियाज लार्जेस्ट साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जो कि साइंस स्टूडेंट्स को जरूर देना चाहिए। इससे हमें साइंस में कैरियर बनाने में और साइंस को डीपली अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। मैंने भी वीवीएम दिया था और ग्लैडली आई एम ऑल्सो सिलेक्टेड फॉर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। सो मैंने सोचा एज अ फ्रेंड डिस्कसर कि मैं आप सभी के साथ ओशियनोग्राफी पर डिटेल डिस्कशन करके उसको अच्छी तरह से तैयारी कर लिया जाए। 2 डेट्स दी गई हैं उससे पहले। पहली डेट है 14 फरवरी। कुछ स्टेट्स के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन 14 फरवरी को है एंड कुछ स्टेट्स के स्टेट लेवल एग्जामिनेशन 21 फरवरी को है। तब आइए हम सभी शुरू करते हैं। व्हाट इज ओशियनोग्राफी? मेरे पास ये कुछ डिटेल्ड पेपर है, इसमें ओशियनोग्राफी के बारे में काफी कुछ दिया हुआ है। चलिए हम शुरू करते हैं कि ओशियनोग्राफी आया कैसे इंडिया में। जैसे हम लोग कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वैसे ही ओशियनोग्राफी भी इंडिया में कभी नहीं था। जैसे था लेकिन उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं थे, इस टाइप से नहीं थे। इसलिए कब कैसे इसकी शुरुआत हुई, किन सिचुएशंस में, आइए पहले उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश हम पे राज करते थे, तो जिसके कारण कि बहुत कम लोग एजुकेशन ले पाते थे। एकदम बहुत गिने चुने लोग ही एजुकेटेड होते थे उस वक्त, यूनिवर्सिटी से एजुकेटेड। तब जैसे ओशियनोग्राफी जैसा टॉपिक आप लोकल में नहीं पढ़ सकते, ओके। जैसे इसलिए हमारा देश थोड़ा सा पीछे रह गया था। तो ग्लोबल कंपटीशन में खड़े उतरने के लिए हम सभी को अलग अलग वेरियस फील्ड्स में साइंस में कंट्रीब्यूशन देना पड़ा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे देश का एक बहुत ही इनवैल्यूएबल एसेट्स है, ओके। तो अब हम जानते हैं कि ओशियनोग्राफी के कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फर्दर रिसर्च के लिए बहुत ही कारगर साबित हुआ। इन 5 इंस्टीट्यूशंस का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे CSIR विच इज काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। मैं साइड हो जाता हूँ। CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड DOD डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट। अब ये भी थे और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जिन्होंने बहुत बड़ा हाथ दिया। उनका बहुत बड़ा हाथ था हमारे देश की तरक्की में। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारा इंडिया स्टिल एग्रो बेस्ड कंट्री, एग्रो बेस्ड मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड। जैसे कि आज भी इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स हैं। हम सभी उन जैसे वो फार्मिंग करते हैं तभी हमें खाना मिल पाता है। और इंडिया में बहुत सारा खेती का जमीन है जिस पर हमें बहुत गर्व है। जैसे इसीलिए एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास बहुत सारा चीज है आज के जमाने में। इसी कारण से इंपॉर्टेंस दिया गया था एग्रीकल्चर और एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट पर। जैसे दाल चावल इस टाइप से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट जो भी है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये 2 डिपार्टमेंट मैं लिख देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च, just like our DRDO, okay, defense research and development and DOS। ये DOS मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। उस समय में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और DOS मींस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग की थी। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए हमें बहुत सारे फंड की जरूरत है। जैसे कि वो इक्विपमेंट्स में फंड हो सकते हैं, जैसे मनी फंड हो सकता है, इस टाइप से।
तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने बहुत हेल्प की थी। अब देखो, जैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस हम सभी को खाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना था, ठीक। जैसे कि लैंड के बाद तो बस ओशियन ही बचता है, जैसे हम लोग सभी फिश खाते हैं, इस टाइप से मरीन रिसोर्सेज से फूड निकालने पर ज्यादा फोकस किया गया था। और CSIR और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, विच इज CSIR और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAAE were the very prominent institutions during the 3 first plan periods। मतलब शायद कुछ पहले प्लान पीरियड्स में CSIR और DAE बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद देखो, जैसे कोई भी चीज को कोई बनाता है तो मतलब उसके फाउंडर्स, इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स होने चाहिए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में मेनली 2 ग्रेट इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स को हमें थैंक्स कहना चाहिए, जो कि शांति स्वरूप भटनागर और होमी जे भाभा। मैं उनका नाम लिख देता हूं। शांति स्वरूप भटनागर और होमी जे भाभा। शांति स्वरूप भटनागर एंड होमी जे भाभा। होमी जे भाभा ने तुरंत ही, जैसे 1955 के आसपास ही स्टडी विंग क्रिएट किया था DAE में, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी है तो हम सोच सकते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर के रिलेटेड कुछ होगा। उनके माइंड में न्यूक्लियर पावर था और न्यूक्लियर पावर को दिमाग में रखते हुए उन्होंने DAE में एक स्टडी विंग का निर्माण किया as early as 1955। सो वेरी थैंक्स टू हिम। एंड अब CSIR की बात की जाए तो CSIR जो है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पे साइंटिफिक के साथ साथ इंडस्ट्रियल रिसर्च भी की जाती है। इंडस्ट्रियल रिसर्च में जैसे केमिकल, एग्रोकेमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे केमिकल्स, जो भी केमिकल्स हैं, और एग्रोकेमिकल जैसे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, इस टाइप से। ओके, और जैसे एग्रीकल्चर में यूज होने वाले केमिकल्स को एग्रोकेमिकल कहते हैं, और फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई का केमिकल। ओके, एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री और प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम इंडस्ट्री और भी प्रोडक्ट्स में CSIR का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, मतलब बहुत बड़ा योगदान है। और एज अ फैक्ट 25% ऑफ ऑल केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन आवर कंट्री इज बेस्ड ऑन CSIR टेक्नोलॉजी। जैसे मैं कहना चाह रहा हूं कि इसका इन्फ्लुएंस है, इसके प्रूफ में एक फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि 25% ऑफ ऑल केमिकल पेस्टिसाइड्स, ओके, 25% of all chemical pesticides are based on CSIR टेक्नोलॉजी। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी CSIR में बनती है उसी के बेस पर हमारे इंडिया में 25% तक उसी के बेस पर केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं। और जैसे कि इसमें और एक बात की चर्चा की गई है, जैसे इंडिया में बहुत सारे, इंडिया के साइंस के कंट्रीब्यूशन में बहुत सारे फील्ड्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सब है, लेकिन हम लोग VVM के स्टेट लेवल कैंप फॉर जूनियर सेक्शन की बात कर रहे हैं। इस कारण से हम सिर्फ ओशियनोग्राफी पर डिस्कस करेंगे, जो कि इस कारण से हम सिर्फ ओशियनोग्राफी पर ही डिस्कस करेंगे। और जैसे ओशियन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है कि जैसे मरीन रिसोर्सेज, फिश और भी सी साल्ट, इस टाइप से सी फूड, ओके, जो कि हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं हमारे लिए। लेकिन मरीन रिसोर्सेज और इन सभी में, इन सभी चीजों से, जैसे फिश, सी फूड, सी साल्ट से बढ़कर और भी बहुत कुछ है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, एक बात मैं ये बताता हूं कि जैसे इंडिया है, इंडिया एक पेनिनसुलर कंट्री है, ओके, जैसे 3 साइड से उसे वाटर बॉडीज ने घेरा है और एक साइड से लैंड मास है। जैसे अगर हम उस इंडिया की फिगर ड्रॉ करें
तब हम अच्छे से समझ पाएंगे। मैं खाली नीचे की फिगर ड्रॉ करता हूँ। ओके, देन दिस इज बे ऑफ बंगाल। Okay guys, this is Bay of Bengal and here is Arabian Sea, Arabian Sea, और नीचे में है हमारे इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। ओके, देखिए लेफ्ट साइड में अरेबियन सी, अरेबिया से सटा हुआ, और बे ऑफ बंगाल है राइट साइड में हमारे बंगाल से निकलता है, और इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन हमारे नीचे में है जैसे श्रीलंका की तरफ साउथ में। और इसमें देखा जाता है कि ये पूरा कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन मतलब बीच, बीच के साइड का, जैसे समुद्री तट, तट मतलब किनारा, मतलब समुद्र है उसके किनारे पर। तो जैसे कि हमारा पेनिनसुलर कंट्री है, इस टोटल लेंथ लगभग ओवर 7500 किलोमीटर है। मतलब हमारे इंडिया का कोस्ट लाइन लेंथ 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर, इट्स ह्यूज। और तो और जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात हम कर ले यहाँ पे, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है EEZ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारे एग्जाम के लिए और हमारे नॉलेज के लिए। E.E.Z which is exclusive economic zone, इकोनॉमिक जोन। देखिए ये EEZ मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता क्या है आखिर में। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब जैसे किसी भी पार्टिकुलर जगह को, जैसे आवर कंट्री इंडिया, ठीक है, इंडिया को जैसे उसके सीज में, ओशियन से रिसोर्सेस निकाल कर उसके यूज करने के लिए परमिशन चाहिए। इसलिए क्योंकि इसका बायोडाइवर्सिटी पर बहुत अफेक्ट हो सकता है। जैसे हम सारे रिसोर्सेज को अगर यूज कर लें तो बहुत बड़ा अफेक्ट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी पर, जिसके कारण से इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। और जिसके पास इसका जोन ज्यादा रहे, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ज्यादा रहे, वो मरीन रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज कर सकता है। तो हमारे पास 2.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, हाँ मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 2.37 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर हमारे पास एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें इंडिया अपने पूरे अधिकार से मरीन रिसोर्सेज का यूज करता है। और जैसे कि हमारे पास बहुत सारे हम रिसोर्सेज के लिए, जैसे अंदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ इनऑर्गेनिक वेल्थ भी ले सकते हैं। इनऑर्गेनिक वेल्थ मतलब मैंगनीज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। मेनली हम पहले मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का डिफिनीशन क्लियर कर देता हूं। दिस इज अ वेरी मेन टॉपिक, सो गाइस सी हियर, EEZ stands for exclusive economic zone, and here is the right or permission to use marine resources। बस शॉर्ट में ये एक बहुत अच्छा डिफिनेशन हो सकता है। देखिए, द राइट और परमिशन टू यूज मरीन रिसोर्सेज, टू यूज मरीन रिसोर्सेज, ठीक, मरीन रिसोर्सेज को यूज करने के परमिशन और राइट को, उस जगह को, उस एरिया को हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ओके, याद रखिएगा ये एक एरिया है, क्योंकि जेड मतलब जोन, जोन मतलब एरिया, जैसे दिस इज माय जोन और दिस इज ईस्ट जोन, दिस इज वेस्ट जोन। सो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दो इंस्टीट्यूट्स मेन हैं इंडिया में
ओशियनिक रिसर्च के लिए, जैसे CMFRI और NIO। NIO मतलब आप गेस कर सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। ओके, जैसे NIO, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी। देखिए, NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, और ये इंडियन है थोड़ा, जैसे इसको फंड यूनेस्को ने किया था 1962 में, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन ओशियनोग्राफी सेक्शन में, जो कि हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, और मैं उसको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। NIO नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी, और CMFRI इसको मिटा के लिखता हूं क्योंकि नाम बड़ा है तो लिखने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए CMFRI। ओके, जैसे हम इसको याद कर सकते हैं, CM से तो चीफ मिनिस्टर हमको याद रहता है, CM, और FRI फ्राइडे का शॉर्ट फॉर्म FRI। देखिएगा हर जगह लिखा रहता है, जैसे मंडे का MON, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का WED, इसी तरह से फ्राइडे का FRI होता है। तो हम इसे याद कर सकते हैं इस तरह से, CM हमें याद रहेगा, और फ्राइडे का FRI। अब इसका फुल फॉर्म तो हमें याद करना ही होगा, जो कि हम अभी बताते हैं। सेंट्रल मरीन, CM stands for Central Marine and F stands for Fisheries। फिशरीज के बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके, देखिए CMFRI सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, देख लीजिए इसको एक बार ठीक से, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि ये सब तो एजेंसीज है, लेकिन ओशियन में जाने के लिए हमारे पास शिप होने चाहिए। तो उस शिप के लिए हमारे पास बहुत सारे लार्ज वेसल्स हैं जो कि हाई टेक्नोलॉजी से चलते हैं, मतलब मल्टीप्लेक्स है एकदम। ओके, उनका नाम है आरवी गवेशानी और सागर कन्या। ये दोनों लार्ज वेसल्स हैं जो कि ओशियनिक रिसर्च में हमें हेल्प करते हैं। और भी हैं, लेकिन हम अभी इन्हीं दोनों के बारे में जानेंगे, गवेशानी एंड आरवी गवेशानी और सागर कन्या। आरवी गवेशानी और सागर कन्या, यस, आरवी गवेशानी। इसमें जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों लार्ज वेसल्स जो हैं इक्विप्ड विथ मॉडर्न गियर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और भी मॉडर्न गियर्स हैं। मतलब गियर्स आप समझ सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत कॉम्प्लेक्स वहाँ का हैंडलिंग का रहता है, जैसे बटन बहुत सारे रहते हैं इस टाइप से, तो सिर्फ एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से है। और हम, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था, हम ज्यादातर मैंगनीज, ओके, मैंगनीज एंड पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स, ये देखिए यहां लिखा हुआ है, रुकिए मैं ये मिटा देता हूं, आरवी गवेशानी और सागर कन्या, ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब ये नीचे देखिए, मैंगनीज एंड, दिस इज मैंगनीज, ओके, मैंगनीज एंड पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, यही दोनों को हम ज्यादातर रिसर्च करते हैं। और इंडिया ने प्रूव किया है अपने आप को कि वो 6th नेशन बन चुका है वर्ल्ड में टू हैव कलेक्टेड नोड्यूल्स, दिस नोड्यूल्स फ्रॉम सी बेड, मतलब सी बेड जो होता है वहां पर नोड्यूल्स रहते हैं थोड़े थोड़े, और जिसको इंडिया ने प्राप्त करके, कलेक्ट करके अपने आप को 6ठा नेशन घोषित कर चुका है पूरे वर्ल्ड में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और जैसे कि हम सभी ने मुंबई हाई का नाम सुना है, वो ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन के काम में आता है,
जैसे उतनी दूर, जैसे कोस्ट लाइन से लगभग 150 किलोमीटर दूर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस्ट लाइन से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। मुंबई हाई मतलब शोर से, किनारे से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर हम ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन करते हैं। और जिसके लिए ओएनजीसी है हमारे पास। ओएनजीसी भी एक इंस्टीट्यूट का ही नाम है, जैसे या फिर वो एक कॉरपोरेशन है, ज्यादातर आप मान सकते हैं उसको कॉरपोरेशन की तरह से। हमारे पास शिपयार्ड्स हैं, शिपयार्ड्स और सप्लाई शिप्स, शिपयार्ड्स, सप्लाई शिप्स और इन सभी के कारण, और ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स। ऑफशोर, ऑफशोर मतलब किनारे से दूर, शोर मतलब किनारा, ऑफ दूर मतलब किनारे से दूर, ऑफशोर। ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है हमारे पास, जिससे हम ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से वहां से ऑयल को हम अच्छे से ले पाते हैं और उसका यूज कर पाते हैं अलग अलग तरीकों से। ओके, मतलब हमारे पास वेल कंस्ट्रक्टेड शिपयार्ड्स हैं, सप्लाई शिप्स हैं और ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म है, जिससे हम ओएनजीसी की मदद से वहां से ऑयल को निकाल कर अच्छे से उसका यूज कर पाते हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म मैं यहां लिख देता हूं। ओएनजीसी एक कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जैसे ओएनजीसी नाम ही है, वो ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए जाना जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, यहां मैं डैश देके लिख रहा हूं, ठीक, कॉरपोरेशन लिमिटेड। ओके, देखो ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस। मैं यहां साइड हो जाता हूं, देखो ओएनजीसी का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यस, ओके। और जैसा कि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एंटार्क्टिक एक्सपीडिशंस पे हम जाते थे, हमने वहां शायद तीसरी बार में परमानेंट रिसर्च स्टेशन एस्टेब्लिश कर लिया, और उसका डेट और ईयर मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में बताऊंगा जब उसकी बारी आएगी। हम अभी बस इंट्रोडक्शन के लिए देख रहे हैं यहाँ पे अंटार्कटिक एक्सपीडिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट स्टेशन एट अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में, एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, अंटार्कटिका एक्सपीडिशन नाम ये है। अंटार्कटिका में हमने एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन स्टैब्लिश कर दिया है, जहां पे हम जाते हैं। वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिसंबर में, जहां हमारे यहाँ ठंड पड़ती है इंडिया में, वहां पे दिसंबर के आसपास में बहुत ही गर्मी होती है और सनलाइट भी आती है, इसलिए हम मेनली दिसंबर में ही एक्सपेडिशन करने जाते हैं अंटार्कटिका में। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेटिंग अचीवमेंट है फॉर इंडियन साइंटिस्ट्स। और हमने ओशियनोग्राफी में हमारी सक्सेस को देखा, हम अपने नए नए टेक्नोलॉजी से क्या क्या रिसर्च करते हैं, हमने इन चीजों को देखा। तो हम अब we may get, यहाँ लिखा हुआ है, our success in oceanography may encourage you to find out more about the possibilities and facilities available in this field, and we may get promising scientists in future. Okay, we are awaiting for promising scientists in future. अब ओशियंस एंड ओशियनोग्राफी, अब क्वेश्चन आता है, ओशियनोग्राफी तो हम कर रहे हैं, व्हाट इज ओशियन। हमारे मन में ओशियन के साथ साथ सी भी आता है, जैसे सी, सी मतलब हम सभी जानते हैं सागर, अ मास ऑफ वाटर, लेकिन ये ओशियन से बहुत छोटा होता है और यूजुअली ये ओशियन का पार्ट होता है। यहां भी वही लिखा हुआ है, सी इज, यहां लिखा हुआ है सी इज स्मॉलर देन एन ओशियन। मैं समझता हूं ये हम सभी जानते हैं, इसलिए मैं ये लाइन नहीं लिख रहा हूं।
और in fact a sea is usually a part of a larger ocean. A sea is usually a part of larger ocean. ओशियन जो है वो सी से बड़ा होता है, ठीक, और उसी का सी पार्ट होता है। जैसे कि हमने पिछले डायग्राम में देखा था, मानिए ये इंडिया है, ओके, वी शेप में, यहाँ है अरेबियन सी और यहाँ है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यहाँ है इंडियन ओशियन, आईओ, ओके। तो जैसे कि हम कह सकते हैं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो सी है, ठीक। अब मैं बताता हूँ वो सी क्यों है। पहला, ठीक है, वो दोनों सी है और वो इंडियन ओशियन के पार्ट है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडियन ओशियन का पार्ट है, एक पार्ट है, ओके। और मैं अभी बता रहा था कि सी क्यों है ये दोनों। सी का एक और फीचर होता है कि उसके एक साइड में लैंड हो। जैसे देखिए अरेबियन सी के एक साइड में यहाँ लैंड है, शोर है, किनारा है, और बे ऑफ बंगाल में भी यहाँ पर किनारा है। सो हम कह सकते हैं सी उसे कहते हैं जिसके एक साइड में किनारा हो, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि हम ओशियनोग्राफी में डिस्कस करते हैं, तो ओशियन को हम अगर स्टडी करना चाहें तो ओशियन में बहुत सारे वेरियस एंगल्स हैं जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, जो कि मैं अभी एक पिक्चर के माध्यम से आप सभी को समझाना चाहूंगा। ये देखिए, मानिए कि ये है, which means sorry guys, 1 minute, ओके। मानिए कि ये पूरा ओशियन है, ठीक, ये पूरा ओशियन है, ये पूरा ओशियन है। अब हमें इसको अगर स्टडी करना है, मतलब ओशियनोग्राफी को स्टडी करना है, तब हम कह सकते हैं कि द लैंड मास दैट होल्ड दिस ह्यूज बॉडी। जैसे ये यहाँ पे बहुत सारा वाटर है, हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर हम वाटर हटा दें वहां से, इमेजिन करके देखो, वहां से वाटर हटा दें, तभी यहाँ एक लैंड मास बच जाएगा। तो उस लैंड मास के स्टडी, उस लैंड मास का भी स्टडी जहां से वाटर हटा दिया गया है, वो भी ओशियनोग्राफी के अंदर आता है। फ्रॉम बीचेस, मानो कि बीच है, बीच पर हम सभी जा सकते हैं। आई थिंक आप लोग में से बहुत लोग गए भी होंगे। बीच से लेकर ट्रेंच तक, मारियाना ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, जैसे कि ट्रेंच मतलब बहुत गहरा गड्ढा सी बेड में। जैसे मानिए ये सी बेड का जा रहा है, ओके, एकदम ओशियन के अंदर, सरफेस लेवल के अंदर एक बेड है जिसके अंदर सिर्फ लैंड मास है, उसके ऊपर ही ओशियन टिका हुआ है। तो उस सी बेड पर, ओशियन बेड पर ट्रेंच, जैसे उस ओशियन बेड पर जो गड्ढा है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, उसको ट्रेंच कह सकते हैं, ओके। बीच से लेके ट्रेंच तक, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ओशियन के अंदर ही लिखना सही रहेगा क्योंकि वेरियस एंगल ऑफ ओशियन है, तो बहुत अच्छा लगेगा ओशियन को। जैसे लैंड मास, मैं यहाँ खाली लैंड मास लिख दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये लैंड मास मतलब जैसे कि अगर ओशियन हटा दिया जाए तो जो लैंड बचेगा, उसकी स्टडी भी ओशियनोग्राफी की एक पार्ट है। फ्रॉम बीच एंड ट्रेंच, ट्रेंच मतलब गड्ढा, मैंने आपको बता दिया है। बीच और ट्रेंच ये सब भी, इसकी स्टडी भी ओशियनोग्राफी का एक पार्ट है। और द वाटर इटसेल्फ, लैंड मास पे तो हमने वाटर हटा दिया था, लेकिन वो वाटर भी तो ओशियन है, तो इस कारण से वो ओशियन भी वाटर है, तो उसकी, उस ओशियन की भी स्टडी ओशियनोग्राफी का ही एक पार्ट है। और तीसरा वाटर हो गया। चौथा, उसमें कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग नहीं, मतलब जैसे ओशियंस में ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मरीन ऑर्गेनिज्म, उस टाइप से। ये मरीन ऑर्गेनिज्म मैंने लिखा है शॉर्ट में। और इन सभी पैरामीटर्स के इंटरेक्शन, जैसे ओशियन के मरीन ऑर्गेनिज्म ओशियन के अंदर है, जिस, और बीच और ट्रेंच भी बाहर है, लैंडमास है, वाटर है, इन सभी के इंटरेक्शंस को ओशियनोग्राफी हम कह सकते हैं। और
अगर शॉर्ट में पूछा जाए व्हाट इज ओशियनोग्राफी, स्टडी ऑफ ओशियन इज कॉल्ड ओशियनोग्राफी। और जो इनमें से एक भी एंगल्स को स्टडी करता है, इन चारों में से एक भी एंगल को स्टडी करता है, उसको हम ओशियनोग्राफर कहते हैं। अब हम इस सेशन के अंत में आने वाले हैं। जैसे मेडिकल फील्ड में बहुत सारे स्पेशलिटीज होते हैं, कोई न्यूरोसर्जन होता है, कोई पाइडियाट्रिस्ट होता है, इस टाइप से बहुत सारे लोग होते हैं। तो वैसे ही इसमें भी इतने सारे एंगल्स हैं और इनके एक भी एंगल पे स्टडी करने वाले को ओशियनोग्राफर कह सकते हैं और कहा भी जाता है। अब ओशियनोग्राफर को इन सभी चीजों का कीप ट्रैक रखना है, मतलब इन सभी चीजों को रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए उन्हें हाईली मॉडिफाइड टूल्स की जरूरत पड़ती है। उन टूल्स के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस सेशन के लास्ट में नहीं, मतलब इस पूरे चैप्टर के लास्ट में। उसके बाद इवन इन आवर कंट्री में, मतलब इंडिया में भी बहुत सारा गुड फैसिलिटीज अवेलेबल है फर्दर रिसर्च इन ओशियंस के लिए। ओशियन में जो फर्दर रिसर्च करना है उसके लिए हमारे पास बहुत सारी गुड फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इन ओशियनोग्राफिक रिसर्च। अब हम नेक्स्ट सेशन में इंडियन ओशियनोग्राफी पर चर्चा करेंगे और ये सभी इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें से कुछ के कंट्रीब्यूशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, अंटार्कटिका एक्सपीडिशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जो इस ओशियनोग्राफी सफर में हमारे साथ चलेंगे उनको वेलकम है, और जो इसी वीडियो के बाद खुद से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। और हम आने वाले सेशन में ओशियनोग्राफी पर और इंडियन ओशियनोग्राफी पर डिस्कस करेंगे। और आपको जो भी मन है, जैसे आपको जो भी प्रॉब्लम हुई इस सेशन में, आप YouTube कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर से जरूर उनका सॉल्यूशन निकालूंगा। और एज आई एम योर फ्रेंड एंड डिस्कसर, आई ऑलवेज रिमाइंड यू दैट you should not ashamed, you should ask your topics, okay? जैसे कि हम लोग फ्रेंड्स हैं तो आपस में क्या शर्माना, तो आप अपना टॉपिक शेयर कीजिए, हम सभी उस पर डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।